राजस्थानी अंधारेरी उदारी रिशाणु चांद। हाँ जी। और इसको पढ़ते पढ़ते कहीं लग रहा है गांव, किसान, मजदूर, जमीन स्तर तक उतर के व्यक्ति ने बहुत गहराई से उस चीज को अनुभव किया है। सबसे पहले ऐसी पुस्तक के लिए आपको साधुवाद है। आपकी जो पृष्ठभूमि है, क्योंकि हर लेखक का अपना कुछ अंश दुनिया के साथ साथ खुद का भी रहता है। तो सबसे पहले आपकी जो पृष्ठभूमि है, कैसे लेखन का बीज जो है आप में पनपा, और कैसे वहाँ तक जहाँ आज बात करते हैं विमर्शों की, तो एक किताब में मुझे नहीं लगता कि कोई विमर्श बचा हुआ है। क्या इस एक किताब को पढ़ें तो लगभग सारे विमर्शों की बात इसमें आ जाती है। तो वो स्थिति कैसे आई? धन्यवाद बहुत बहुत कृष्णा जी। सबसे पहले तो प्रयास संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पुस्तक को इतने गौर से पढ़ा और आज हम इस पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक लेखन का बीज कहाँ से पड़ा या कैसे आया, मुझे लगता है कि मैंने किसी विद्वान को सुना था कि आपके पास दो तरीके के ज्ञान होते हैं। एक होता है आपका संचित ज्ञान और एक होता है अर्जित। तो संचित तो जो डीएनए से आता है, जीन्स से आता है, जो संस्कारों में आते हैं, और अर्जित होता है जो हमने यहाँ सीखा। तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं कोई एक कण कहीं किसी दादा परदादा से, मेरे दादी से रह गया था। और मैं छोटी थी तो मेरे पापा, उनको पढ़ने लिखने का शौक नहीं, पर वो साहित्य का भी रुचि के हैं। तो वो मुझे किताबें पढ़ाया करते थे और कवि सम्मेलन में ले जाया करते थे। तो और जैसा होता है ना, अपने एक उम्र होती है जब आप लिखना, आप समाज बदलना चाहते हैं, पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो उस वक्त ये लड़का लड़की के भेद भी थोड़े से ज़्यादा थे। मैं जा रही हूँ तो मेरी दादी कहती थी छोटे वाला भाई को उसको साथ ले जा। मैं कहती माँ इसको क्यों ले जाऊँ, ये तो छोटा है। क्या नहीं, छोरी एक ले जाती है अच्छी घूम लगे, तो लड़के को साथ ले जाओ। मैंने कहा इसकी रक्षा मुझे करनी पड़ेगी, कुत्ता आएगा तो गोदी में लूंगी। तो एक वो जो प्रश्न उठने शुरू हो गए थे वहां से कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मुझे टोका जाता है या रोका जाता है, क्योंकि हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमको कभी तर्क देकर नहीं समझाया कोई बात को। तो मैं कविता उस वक्त लिखती थी, रोमन में लिखती थी, मतलब हिंदी जो आजकल के बच्चे एसएमएस में लिखते हैं वो मैं लिख के छुपा के रखती थी। मुझे डर लगता था कि अगर किसी ने देखा तो पहली बात प्रश्न आएगा कि क्या लिख रहे हो। और उस वक्त मैंने साइंस ले रखी थी, बायोलॉजी। तो साइंस वाले बच्चे तो साहित्य और ये संस्कृति और ड्रामा की तरफ होते नहीं है। पापा कभी नहीं आते। एक दिन हम लोग रात को पढ़ रहे थे दोनों बहन भाई, पापा आए और वो शायद कहीं रास्ते बनने होते हैं, तो पापा ने मेरी वही डायरी किताबों के बीच में से निकाली। और मुझे, कृष्णा जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कहा आज मार पड़ने वाली है, बहुत अच्छी वाली। पापा ने मुझे क्या है ये, उनका स्वाभाविक प्रश्न थे क्योंकि आपने रोमन में लिखा हुआ, आधी अंग्रेजी में हिंदी लिखी हुई है। तो मैंने बोला पापा कविता है। कविता लिखी तूने? मैं हाँ। तो मैंने उनको कविता मेरे को सुना, तो मैंने उनको सुनाई। तो कुछ समाज परिवर्तन के कुछ प्रश्न थे उसके अंदर, जैसा कच्चा पक्का एक बच्चा, किशोर होता हुआ बच्चा लिखता है वैसा। तो पापा ने मुझे ये कहा कि कवि सम्मेलन में चलेगी? मैंने कहा हाँ। तो बीकानेर में उस वक्त परंपरा थी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन की तरफ से बड़ा कवि सम्मेलन हुआ करता था। तो पापा ने मुझे उंगली पकड़ के उन कवि सम्मेलनों पे ले गए। तो वहाँ पे मैंने हरीश भादानी जी को सीखा, सुना, उनका सानिध्य मिला, अजीज आज़ाद साहब का मिला, मोहम्मद सद्दीक साहब का मिला। बीकानेर के जितने बड़े लेखक थे उन सब कवियों के बीच में मुझे बैठ के संस्कारित होने का अवसर मिला। तो वो शायद वो कहीं जो संचित था वो अर्जित की तरफ वहाँ पर प्रेरित हुआ। और उसके बाद से फिर वो धीरे धीरे लिखना मेरा जारी रहा। ये किताब की बात करें हम जी, सबसे पहले जो बात है अंधारेरी उदारी और रिशाणु चांद, कुछ कविताएं या फिर कुछ किताबों का जो नाम है वो देख के पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। तो नाम की जब बात करें तो ये अंधारेरी उदारी, रिशाणु चांद, और कविता की जब बात करें तो कविता में चांद तो बहुत आता है जी, और चांद बहुत शीतल माना जाता है जी, सुंदर भी माना जाता है जी। अब ये गुस्से वाला चांद, भाई ये किस बात पे क्रोधित है? हाँ, और क्यों है? और अंधेरे की उदारी
तो शायद चुकती होती भी नहीं है। नहीं। तो आपके मन में ये जो कविता का ये जो है, दोनों ये कविता की पंक्तियां हैं दोनों इस किताब में, जी, तो ये आपको लगता है कि जो स्त्री, विशेषकर जब बात करें राजस्थान में बात कर रहे हैं, बैठ के स्त्री की बात कर रहे हैं, जी, जहाँ सामंती मानसिकता की जड़ें अभी भी बहुत मजबूत हैं बिल्कुल स्त्री के लिए, तो क्या ये स्त्री के जीवन का जो अंधेरा है उसकी उधारी चुकता होगी? जी। जब मैं इस किताब के कविताएं जब मैंने लिखी तो मैंने कुछ ऐसा सोच के नहीं लिखा था कि एक विमर्श को लेकर लिखना है। कुछ भाव थे, कुछ बोलते ना आख्ती पाख्ती के कुछ प्रश्न थे। मेरी साथी अध्यापिकाएं हैं या जो मेरी जो सहेलियां हैं, उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी और कुछ लोगों के जो नजरिए थे, तो वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खटकते थे। और उससे पहले कि मैं बात करूं, मैं क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रही थी, मैं एनजीओ के साथ फील्ड में औरतों के साथ काम कर रही थी, उनके साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेके और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। तो आपके चुरू के कई सारे गांवों में मैंने काम किया, तो मैंने देखा कि औरतों की स्थिति कितनी खराब है। तो मुझे लगता था कि हमारे कवियों ने स्त्री को चांद के साथ उसकी तुलना करी कि चांद इतना खूबसूरत है, औरत उतनी खूबसूरत है, लेकिन उसके भीतर का जो अंधेरा है, जहाँ पे उसको समान रूप से पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा, काम करने का अवसर नहीं मिल रहा, अपनी इच्छा से जीने का, और यहाँ तक कि उसको अपनी पसंद के कपड़े पहनने का भी हक नहीं मिल रहा। तो वो जो चांद है, जिसको कवियों ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा, औरत का चेहरा चांद जैसा खूबसूरत, लेकिन उसके जो मन का अंधेरा है, तो उसको कैसे रोशन किया जाए। और दूसरा इसमें ये था कि जो एक आम आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है, उसके जीवन के जो अंधेरे हैं, तो उसके अंदर रोशनी कैसे आएगी। तो जो चांद का प्रतीक हमने एक सौम्यता के साथ, धवल, श्वेत और ठंडक के साथ उसको लिया हमने, शांत के साथ, लेकिन मुझे लगता था कि उसके भीतर कुछ उद्वेलन है, उसके अंदर जो परिवर्तन की जो आग है, चिंता है, क्योंकि आग तो उधार की है। तो स्त्री के भीतर भी जो उद्वेलन है, उसकी जो चिंताएं हैं, बेशक हमने उसको फ्रेम के अंदर बांध के रख दिया कि तुझे ये करना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक निकलेगा जब हम जेंडर संवेदनशीलता की बात करेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी किताब के लिए सबसे सही टाइटल ये होगा कि अंधेरे की उधारी है और चांद नाराज है, रिसाणु चांद है। तो मेरा मन ये भी था कि जब कोई पाठक या कोई सुधी जो शब्द को साधने वाला, वो जब उसको उठाए तो उसके मन में ये जिज्ञासा आनी चाहिए कि ये टाइटल क्यों, क्योंकि इसी के साथ प्रश्न भी खुलने शुरू हो जाते हैं कि अंधारे की उधारी कैसे हो सकती है और चांद रिसाणा कैसे हो सकता है। तो जब इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टाइटल पे बात करेंगे, तो फिर बात से बात निकलेगी। और मुझे उम्मीद थी कि कभी तो कोई मेरे इस टाइटल पे बात करेगा, तो मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। तो ये सारी चिंताएं इस टाइटल के पीछे छुपी हुई थी, जो मैंने फील्ड में काम करते हुए देखा, जाना, आम आदमी को, और उससे भी ज़्यादा नीचे के तबके पे हम कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन हमने उस आम आदमी, उस मजदूर गरीब किसान से भी नीचे हमने औरत को रखा हुआ है, अभी वहां भी हाशिए में है। बिल्कुल, हाशिए से भी हाशिए में दूसरा। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा। अभी तो खैर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, पर अभी भी अगर गांव ढाणी की औरत की बात हम करेंगे तो वहां तक वो संचेतना है नहीं। तो इससे ये टाइटल निकला। और फिर चांद मुझे बचपन से बहुत पसंद है। ऐसे लगता था कि इसको मैं देखती रहूं। कुछ बात करते हैं मुझसे, कभी कभी तो मेरा भाई कहता था तू पागल हो गया, रात को छत पे सो के चांद को देखे जा रही है 3 बजे तक। मुझे लगता था कि इसके अंदर कितने सारे प्रश्न हैं। एक, इसकी खुद की रोशनी नहीं है, सूरज दूसरे की रोशनी रोशनी लेकर के आप अपना एक अलग रूप निकाल के ला रहे हो। एक वो तप रहा है, जीवन देने वाला है सूरज, लेकिन आप कितनी शीतलता दे रहे हो। और आप देवता के रूप में पूजित हो, आप सौंदर्य के रूप में पूजित हो। तो ये ऐसे कई सारे वो होते ना, बाल मन के, किशोर मन के, युवा मन के प्रश्न मेरे साथ साथ चलते थे। बिल्कुल। और इससे पहले जैसे आपने चांद को रिसाणु बताया जी, वैसे ही हिंदी में पहले भी प्रयोगवाद के समय कहा कि भाई चांद जो है, हो सकता है किसी को सुंदर लगे, पर मुझे तो रोटी के जैसा लगे। बिल्कुल, किसी ने सिक्का लग रहा है। बिल्कुल। तो सौंदर्य के बीच में आपने बात किया, लगभग चांद और सौंदर्य ये कविता का मुख्य हिस्सा। और स्त्री भी जो रच रही है, कविताएं लिख रही है, बोल सौंदर्य के इर्द गिर्द, वो भी बहुत ज्यादा घूमती है। आपकी इस पूरी कविता में स्त्री है, लेकिन
वो सौंदर्य वाले उससे बाहर निकली हुई है, वो एक व्यक्ति के रूप में है। हाँ। और स्त्री को क्यों सौंदर्य, पुरुष भी सुंदर दिखना चाहता है, बिल्कुल। वो भी जब घर से बाहर निकलता है तो 4 बार अपने आप को शीशे में देखता है जरूर। जी। लेकिन वो जैसे ये देह के बाहर निकलता है वो भूल जाता है उस बात को कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, फिर उसका व्यक्तित्व निखर के आ जाता है। स्त्री घर से बाहर जाकर के जब वापस आती है तब तक वो उसी में सिमटी रहती है, मैं सुंदर लग रही हूँ, आने लग। आपकी इस कविता में स्त्री कहीं नजर नहीं आती कि वो ये देख रही है मैं सुंदर लग रही हूँ आने, या फिर सौंदर्य की कोई बात, श्रृंगार की कोई बात, वो इसके इर्द गिर्द नहीं है। वो एक व्यक्ति के रूप में है जहाँ सवाल उसके अंदर उमड़ घुमड़ रहे हैं, चाहे वो वर्तमान के हो या फिर हम अपने पौराणिक शास्त्रों के माध्यम से जाएं, पौराणिक चरित्रों के माध्यम से जाएं, तो वो एक कवयित्री उनसे सवाल कर रही है कि शायद वो उस समय वो नहीं सब झेलती तो शायद अब ये नहीं होता परिवर्तन। तो आप ये भी है कि हमारे जो पात्र हैं बहुत संवेदनशील है हमारा ये भी कि हमारे पात्र हैं उनसे हम सवाल क्यों करें, या फिर वो जिस रूप में हैं उसमें पूज्य हैं। हाँ, उसी रूप में और मूलतः स्त्री तो इस देवी के रूप में बैठा के हमने वो उसका सवाल ही बंद कर दिया। जी। आपने उन्हीं स्त्रियों से सवाल किए हैं जी, चाहे गांधारी हो, द्रौपदी के तो फिर भी सवाल उठ जाते हैं, गांधारी के सवाल नहीं उठते, या फिर कोई भी पात्र हो, उनसे सवाल किए हैं और उस रूप में किए हैं जिसमें हम नहीं करते हैं। जी। उसके पीछे कैसे सोच लिया, क्योंकि ये तो रोका टोकी वाली बात हो जाती है, क्या बोल रहे हो? जी बिल्कुल। इसमें ना असल में ये इतना अथाह विषय है, अंतहीन विषय जिस पे बात की जा सकती है। बहुत संक्षेप में बात करने की कोशिश करूंगी कि जब स्त्री और पुरुष प्रकृति प्रारंभ हुई थी, दोनों समान थे, एक जैसे रह रहे थे सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे आग बनी या खेती करना सीखा तो भूमिकाएं तय हो गई, भूमिका निर्धारित हो गई कि क्योंकि स्त्री माँ बन सकती है ना, तो मातृत्व का जो उसका गुण था, शायद शुरुआत में तो स्त्री और पुरुष थे भी नहीं वो। हाँ हाँ, ह्यूमन। जी बिल्कुल। जी 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 थे, प्रकृति से थे। अब धीरे धीरे जब भूमिकाएं बटी तो ये तय हुआ कि भाई जो सेक्सुअली जो मेल है वो बाहर काम करेगा और जो सेक्सुअली जो फीमेल है वो अपना घर संभालेगी, क्योंकि उसके पास वो बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जो भूमिकाएं तय हो गई तो वो रूढ़ होती गई, और उस रूढ़ी के अंदर जो स्त्री ने स्वेच्छा से अपने को घर के अंदर रखा था वो उसके ऊपर पाबंदी बन गई, उसके ऊपर दबाव बन गया। और कालांतर में हुआ ये कि हमने चीज़ों की अलग व्याख्याएं कर दी और हमने स्त्री को देवित्व बना दिया और उसकी आरतियां करी, प्रशस्तियां की, लेकिन हमने उसको एक मनुष्य के रूप में देखना स्वीकार नहीं किया। और जब भी किसी स्त्री ने मनुष्य के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश की या खड़ा होने की कोशिश की तो हमारे पूरे समाज ने प्रश्न उठाया। बहुत सरलता से कहा, रामायण हुई सीता के कारण, महाभारत हुई द्रौपदी के कारण। क्यों? ये सत्ताओं के खेल थे जहां पे स्त्रियां मोहरा बनी थी। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे कुछ प्रश्न थे कि हमने एक स्टीरियोटाइप से औरतों को देखा, चाहे हमने द्रौपदी को देखा, चाहे हमने इवन मुझे लगता है कि कुंती को हमने एक तरीके से देखा, कैकई को हमने एक बोलते ना बुरी महिला के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन अगर आप निरपेक्ष होकर देखेंगे तो उसकी चिंताएं अपनी जगह पर जायज थी। तो हर व्यक्ति की अपनी चिंताएं जायज होती है। तो मुझे लगा कि काश मैं उस वक्त उनसे कुछ पूछता। तो मेरे मन में ये कुछ ऐसे चरित्र थे कि मुझे लगा कि इनसे बात की जाए तो शायद कुछ चीज़ें निकलेंगी, या आप ये कह सकते हैं कि मेरे भीतर की जो जिज्ञासाएं थी, प्रश्न थे जो अपने अनुभव से मैंने जाने। तो मैंने गांधारी से प्रश्न किया और मुझे ये लगता था कि गांधारी ने जो आंखों पे पट्टी बांधी वो प्रतिवाद था, वो समर्पण नहीं था और पति के प्रति प्रेम भी नहीं था, क्योंकि गांधार छोटा राज्य था और उन्होंने उसको कब्जा लिया। और हम सब जानते हैं कि स्त्रियां धीरे धीरे एक वस्तु के रूप में, विनिमय के रूप में काम आती थी। जो शक्तिशाली राजा है तो उसे संधि करने के लिए अपनी पुत्री उसके साथ ब्याह दो, तभी तो इतनी सारी रानियां होती थी। तो गांधारी का वो उसका विरोध था, तो उसने विरोध में आंख में पट्टी बांध ली कि अंधे के साथ शादी की है। तो मुझे लगता है कि अगर वो पट्टी न बांध के समर्पण नहीं करती, वो विदुषी महिला थी, वो शक्तिशाली महिला थी, अगर वो बच्चों को संस्कारित करती अपने जो भी उनके हुए,
या उसका प्रतिवाद करती तो शायद ये महाभारत तक और स्थिति में शायद वो पहुंचती। यथार्थ देख पाती। बिल्कुल सत्य को घटित होते हुए देख पाती, अपने आप का सरेंडर नहीं करती। ऐसे ही मैंने द्रौपदी के उस नजरिए से देखने का कोशिश किया कि उसके ऊपर सबने इल्जाम धर दिया कि आपने दुर्योधन का मजाक बनाया कि अंधे का बेटा अंधा होता है। लेकिन अंधे का बेटा अंधा तो मजाक की बात एक होती है, लेकिन नहीं, उसका उस बात पे युद्ध तो नहीं हो सकता। और जो लालच था ना, जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं देना, एक सुई की नोक के बराबर नहीं देना, असल घटनाएं तो वहां से थी। सत्ता के खेल थे सारे के सारे। ऐसे ही मैंने अनसुईया पे बात की है, तो सती अनसुईया है ना, और अपने वो अहल्या पे मैंने बात किया। तो अब अहल्या तो अपने पति के प्रेम में थी। अब इंद्र जब रूप बदल के आया गौतम ऋषि के रूप में, और अहल्या के साथ उन्होंने जो भी भोग किया, तो उसमें अहल्या की गलती क्या थी? तो मेरे को ये लगा कि एक पुरुष का दोष है ना, और एक पुरुष ने उसको गलत माना, और फिर आपने ये कहा था कि दूसरा तीसरा चौथा पुरुष आएगा ना, उसी से आपकी मुक्ति होगी। क्यों? प्रभा खेतान की कविता की पंक्तियां हैं जी। भोक्ता इंद्र, विधायक गौतम, हाँ। और मुक्तिदाता राम। क्यों? हाँ, तो ये एक और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि स्त्री पुरुष के संबंध को जी शारीरिक संबंध के अलावा किसी रूप में नहीं देखा जाता। वो माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, बेटी या बहन, पत्नी या माँ, ज्यादातर इसी रूप में। लेकिन इन सबसे पहले वो एक स्त्री भी है। हाँ, और एक पुरुष का संबंध उसके साथ इन रिश्तों के अलावा भी सामान्य एक व्यक्ति के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रूप में उसको, उस नजरिए में उसको नहीं देखा जाता। और फिर आपने अहल्या पे ये पूरा वही है कि एक आता है और आपने उसको नहीं देखा, और आपको हिम्मत थी तो उसको श्राप देते, और फिर भी आपने कह दिया कि कोई आएगा एक, तो उसके चरण की धूल से, वो भी पुरुष के चरण की धूल से मुक्ति। तो बड़ा सवाल ये अहल्या नहीं, अब भी हम देखें जी तो यही चलता है। मेरी इसमें एक मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसमें 1-2 रचनाएं ऐसे हैं मुक्ति करके। तो उसमें मैंने ये कहा है कि मैं आजाद हूँ, काला चश्मा लगा के चलती हूँ, स्कूटर चलाती हूँ, क्योंकि तुमने दे दी अपनी आजादी मुझे। लेकिन मेरा प्रश्न है कि पुरुष ये कहता है कि अरे मैंने तेरे को स्वतंत्र कर दिया, हमने तुमको आजाद कर दिया। प्रभु, आपने आजाद किया नहीं है, हम अभी भी वहां पे बंधे हुए हैं, और अभी हमारी चेतना अभी भी आपके क्या बोलते हैं, आपके दरवाजे पे पड़ी हुई है। जिस दिन हम स्वयं निर्णय लेने लगेंगे ना, तब वो बराबरी की बात आएगी। अभी आपने अपनी प्रशस्तियां गाली, हमने तुमको आजादी दे दी, हमने तुमको पढ़ने के अवसर दिए। तो ये जो बात है, इतना बारीक चीज है जो आप और मैं या आम औरत इसको समझ नहीं पाती है। ये भी बहुत बढ़िया। आप कौन होते हो? आजादी देने वाले। हाँ, मैंने यही पुरुष मतलब किसी रूप में हो, वो आजादी वो दे रहा है। स्त्री बहुत बड़ा सवाल है इस पूरी किताब में जो निकल के आ रहा है। इसमें स्त्री जो परंपरागत कविता का रूप है, सौंदर्य हो या फिर एक प्रेमिका के रूप में हो, प्रेम के अलावा, वो उस रूप में इसमें नहीं है, एक व्यक्ति के रूप में। इसके अलावा जो राजस्थान में है, मीरा की बात भी आपने की है, और जब राजस्थान में हम देखते हैं तो हमारे पास उस समय एक ऐसी स्त्री है जो राजाओं के मुकुटों के ऊपर पांव रखते हुए जा रही है। वो विद्रोह है। और हम कहाँ हैं, मतलब वो उस समय सामंती युग में ठोकरे मार रही है राजाओं के मुकुट के, और उसी क्षेत्र में आज भी स्त्री चेतना में आज भी नहीं है। तो चाहे कबीर हो, मध्य युग में भक्ति आंदोलन हो, या सबके संप्रदाय हैं, सबके अनुयायी हैं। बिल्कुल। मीरा एक ऐसी क्रांति चेता स्त्री है उस समय की, ना अनुयायी है ना उनका कोई संप्रदाय है। मुझे क्या कारण रहे होंगे? हाँ, मुझे हमेशा से माँ मीरा मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, और मैं इनको 2-3 एंगल से देखती हूँ। एक शाश्वत विद्रोह है उनके भीतर। बिल्कुल, वो विद्रोह है, और लोगों को मेरी बात से बहुत आपत्तियां हो सकती है, और हमेशा होती हैं, मुझे लगता है होना भी चाहिए। जो सामंतवादी जो शासन व्यवस्था रही, उसके अंदर स्त्री का मुखर होना स्वीकार्य नहीं था। तो बहुत खूबसूरत तरीके से उनका जो एकनिष्ठ प्रेम था, अपने परिवार के बाहर जाके जो प्रेम उन्होंने किया,
और उन्होंने उनके लिए जो कुछ भी लिखा तो बहुत खूबसूरती के साथ उसको, भक्ति के साथ उसको डाल दिया गया। उनका जो विद्रोह था उसको बहुत सुंदर तरीके से एक भक्ति के खांचे में डाल के वहां पे फिट कर दिया गया। और आप ये देखना कृष्णा जी, जितने भी इतिहास में हमारे स्त्री चरित्र हैं उन सबको हमने, जहां हमको लगा ये विद्रोह कर रही है, हमने उसको सती बना के स्थापित किया हुआ है। हमने उसको एक ऐसे सुरक्षित खांचे में डाल दिया और उसकी जय जयकार कर दी। इसलिए मीरा के अनुयायी नहीं मिलते हैं। और मैं तो, और दूसरा एंगल मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे मन की कल्पना भी हो सकती है जब बच्चों के साथ में काम करती हूँ, एक बच्चा जिसके पैदा होते उसके माँ बाप नहीं है, उसके जो दादा उसको रख रहे हैं और उसके पास कोई दोस्त संगी साथी नहीं है, दादा युद्ध में रत हैं, तो उन्होंने एक पात्र उसको दे दिया। तो साइकोलॉजी की कुछ टर्म होती है, मुझे आती नहीं, तो वो उस मूर्ति के साथ उसने अपना सारा रिश्ता बना लिया। वो एक अकेलेपन से जूझता हुआ बच्चा था जिसने सब कुछ उसी के अंदर देखा, उसकी सारी स्वतंत्रता उसके साथ निहित थी। तो ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल मुद्दा है, मुझे लगता है। वो उसके साथ वो इतना उनका लगाव था कि उनको कोई और व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा था उस फ्रेम के अंदर जो आ रहा था, या उस दायरे के अंदर जो कृष्ण के साथ उनका जो लगाव था, चाहे सखा का था, चाहे मित्र का था, चाहे पति का था, प्रेमी का था, माँ का था, पिता का था, तो उनको वो सब सहन नहीं हो रहा था और वो उनका लगाव अटूट रहा। उस अटूट लगाव के साथ जब, और एक बात आप हमेशा मान के चलिएगा, जिस चीज के लिए मना किया जाता है ना, वो कार्य करने के लिए मनुष्य सदैव प्रेरित होता है। और फिर वो तो स्त्री पुरुष की भेद भी नहीं है। अगर आप पुरुष को भी कह दोगे ना तुझे रात को 8 बजे से पहले घर आना है, तो वो वहां पे उसको पाबंदी होगी, उसको लगेगा तुम मेरे को मना कैसे कर दिया, वो काम तो हमको पक्का करना है। तो ये ह्यूमन साइकी है, तो साइकोलॉजी के हिसाब से भी मैं मीना को देखती हूँ। और चूंकि उनको एक बहुत ही शातिराना हम कह सकते हैं, उस तरीके से उनको भक्ति के साथ जोड़ दिया गया ताकि राज परिवार का मान सम्मान अक्षुण्ण रहे, वो बना रहे। और अनुयायी बनने के लिए सबसे पहले पुरुष आने थे उनके पास, स्त्रियां तो आनी नहीं थी, वो तो सारी पर्दे में थी। तो पुरुष आएंगे तो फिर वो कहानी तो वहीं की वहीं आ गई ना कि आप पराये पुरुष के लिए जा रही हो या छोड़ रही हो, हमारे ऊपर लांछन लग रहे हैं। तो वो इसलिए अनुयायी के बने कारण इसमें ये भी हो सकता है कि उनकी मृत्यु नहीं दिखाई जाती। बिल्कुल, हमेशा अब दिखाया जाता है कि मूर्ति में समा गए। मैं इसको ऑनर किलिंग मानती हूँ। लेकिन ये पढ़ाया भी जाता है जी। हम मतलब 21वीं सदी में और विज्ञान की बात करें, पढ़ाया भी बच्चों को ये जाता है। तो इसके पीछे भी यही था कि जो देवी होने का जो सम्मानजनक तरीके से विदा कर, कैसे किसी को खत्म किया जाए, विचारों को खत्म किया जाए। मीरा एक आज भी जीवंत चेतना है राजस्थान की। और जब स्त्री की बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान में जब स्त्री की चेतना थोड़ी बहुत भी जागती है तो मीरा याद आती है। इसके साथ जब स्त्री से अलग हटके हम बात करें, आपकी किताब बहुत कम कविताओं में अजायब है और सारे विषय इसमें उठाए गए हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, और वो राजस्थान का बहुत संवेदनशील है और रातों रात किसी भी हजारों साल से बस रहा है, 100 साल से बस रहा है, पीढ़ियों से बस रहा है, पता नहीं कब से बस रहा है गाँव। और उसमें उनके पूरे संस्कार, उनकी संस्कृति, उनके पुरखों का स्मरण सब है। और उनको कह दिया जाए कि अपना घर है वो गाड़ों में डालो और दूसरी जगह रवाना हो जाओ। तो ये सवाल बहुत सारे महाजन के जो है कवि मदन गोपाल लड्ढा की तो राज बिजारण्या की कविता में भी है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही सिर्फ ये नहीं है, महाजन का ही नहीं है। यदि हम नर्मदा बांध का देखें या फिर बहुत सारे जो आदिवासियों के गांव हैं, किसी भी कारण कभी बांध, कभी टाइगर रिजर्व, कभी कुछ, उनके भी ऐसे ही उजाड़े जाते हैं। और ऐसा ही मुद्दा है कश्मीर के कश्मीरी। बिल्कुल, लेकिन क्या राजनीतिक कारण है या फिर और कोई कारण है कि जो आदिवासियों के घर उजाड़े जाते हैं, उनका कुछ पता भी नहीं, उनका क्या हुआ, कहाँ मजदूर बन गए और कहाँ कब गए पता भी नहीं, कोई पहचान भी नहीं जी। उनकी जो चर्चा है वो कभी नहीं होती जी। और जो गांव महाजन की बात करें, हम कश्मीरी पंडितों की बात करें, उनकी चर्चा उठ जाती है जी। तो उसके पीछे का कारण कहाँ क्या रहा? इसमें जो कविता है मेरी महाजन
महाजन तो एक प्रतीक है, एक प्रतीक है, ये विस्थापन है। और मैं इस विस्थापन को मैं ऐसे लेती हूँ कि ये एक स्त्री का विस्थापन भी सतत चलता है कि आप एक पौधे की तरह आप एक घर में पुष्पित पल्लवित हो रहे थे और एक रात अचानक उठा के आपको दूसरे आंगन में धर दिया जाता है। तो वो पीड़ा जो है, मेरी बेटियां मुझ पे हंसती है कि आप अभी तक अपनी विदाई से मुक्त नहीं हुई हो, और मुझे भी लगता है कि तो जो विस्थापन है वो सतत चलता है। तो इसलिए मैं महाजन जो फील्ड है उस रेंज के लोगों से मैं अपने आप को जोड़ के देखती हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि अपनी जड़ें छोड़ के जाना अचानक से कहीं और पे। और ये प्रश्न तो इसलिए आ जाते हैं कि पॉलिटिकल है और एक हमारे देश की रक्षा के लिए वो पूरा फील्ड ले लिया गया। या कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन है वो बहुत समय बाद उसको नोटिस किया गया, उसको बहुत बहुत लंबे समय बाद उनको देखा गया। लेकिन जो आप छोटे विस्थापन कह रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, या हमारे जंगलों में रहने वाली जो जातियां जनजातियां हैं, क्योंकि वो मुखर वोटर नहीं है, क्योंकि वो किसी भी राज परिवार को या राज सत्ता को किसी भी उसको जाके प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास शिक्षा का वो हथियार नहीं है। तो उनके भीतर का जो गांव मर रहा है या उनके भीतर का जो जंगल मर रहा है, तो उस पे बात करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो हम तक नहीं पहुंचे। ये जो हमारी तथाकथित प्रोग्रेस है ना, वो वहां तक पहुंची है। तो इसलिए उन्होंने अभी तक सवाल खड़े करने वाले वहां से लोग उठे नहीं, तो इसलिए उनका विस्थापन नोटिस नहीं हुआ। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि जो कुछ भी चल रहा है, जो चेतना जब एजुकेशन की वहाँ पे पहुँचेगी, शिक्षा की वहाँ पे पहुँचेगी, तो वो जाके प्रश्न करने लगेंगे। और हमारा जो सिस्टम है उसमें हमको प्रश्न करना अच्छा नहीं बताया गया। स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं ना, तो मैं अलग तरीके से बात करती हूँ। मेरे साथी अध्यापक कहते हैं ये बच्चा अच्छा है, ये चुपचाप बैठा रहता है, और मैं कहती हूँ कि ये सबसे खराब है। जब तक ये बोलेगा नहीं, प्रश्न नहीं करेगा, ये सीखेगा ही नहीं, जीवन में भी नहीं सीखेगा। तो आदिवासियों के साथ भी या जो ऐसी जनजातियां उनके साथ भी यही हुआ कि वो उनको नहीं मालूम कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है। तो उनकी जो मासूमियत है, वो इतने निर्दोष लोग थे कि उनका विस्थापन, उनका घट जाना या उनका खत्म हो जाना भी किसी ने नोटिस नहीं किया। वो किसी के वोट बैंक नहीं बने, वो किसी के आगे वो किसी के हाजिर ही नहीं थे, इसलिए वो नोटिस नहीं किए गए। ऐसे ही जैसे ये नोटिस नहीं किया गया और कुछ मुद्दे हो जाते हैं, वैसे ही एक दिल्ली की सड़क, हाँ, और सबको याद है, शायद पूरे देश को याद है कि वो रात और उसके बाद में दिल्ली का जो पूरी की पूरी दिल्ली सड़कों पे थी और पूरा देश जो था। और वैसी बहुत सारी कभी कभी ऐसी घटनाएं, जैसे कोलकाता की घटना के बाद में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस रात भारत में ऐसा हुआ था या इस रात ऐसा हुआ था। हम भारत की नहीं, राजस्थान की बात करें तो हर रोज ऐसी बच्चियां जो सवाल उठा देते हैं, कोई कपड़ों पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे, ऐसी बच्चियां जिनको पता भी नहीं है कि वो क्या है, अभी बच्ची हैं, वो सिर्फ बच्चा है, वो लड़की है, लड़का, उसका उनको बिल्कुल पता भी नहीं है इस चीज का, और उनके साथ भी इतनी बर्बरता होती है जी। लेकिन वो मुद्दे नहीं बन पाते जी। उनके लिए कोई सड़कों पे नहीं उतरता जी। उनके लिए चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उनके लिए नहीं जागता। क्या कारण है कि कुछ एक 2-3 साल में कोई ऐसा होता है, क्या परिवार पावरफुल है या फिर उसके लिए सड़कों पे उतरने वाला मजबूत दोस्त या सर्कल है, उसके कारण ये होता है। या फिर जो वंचित तबका है, जो गरीब है, उसका सोच ही लिया जाता है कि इसको एक दिन मरना है और इसका यही अंत होना है। इसके ना दो तीन कारण है कृष्णा जी। एक हमने मैं ऐसे बोलती हूँ कि हमने ना औरत की इज्जत को बड़ा हल्का बना के रखा हुआ है। मैं एक इंटरव्यू भी किसी का देख रही थी, सत्यमेव जयते में महिला बोल रही थी, और मैं इसको बहुत शिद्दत से मानती हूँ कि औरत की इज्जत जो है ना, उसकी टांगों के बीच में नहीं है, बिल्कुल उसकी इज्जत यहाँ पर है, लेकिन हमने उसको वहां पे महदूद करके रखा हुआ है। इज्जत लूट ली, कोई सामान थोड़ी था, बिल्कुल, है ना। अब उसके साथ क्या होता है कि जो आप ही के प्रश्न में जिसका जवाब भी था कि जो पावरफुल तबका है या कोई ऐसे सशक्त परिवार से थोड़ा आ जाता है, तो वहां पे मीडिया भी घुसेगा
वहां पे राजनीति भी होगी और प्रोपेगेंडा बना के उसकी खबरें भी छपेगी, और वो उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, या बच्चा भी मान लो, वो एक बार हुआ था, लेकिन वो मीडिया में सतत होते रहता है। बिल्कुल। तो आप ये सोचे कि वो परिवार कितनी बार मरता होगा। और ये अगर ऐसी घटनाएं किसी गरीब परिवार में होती है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर होती है, पहली बात तो जेन्युइन जो विक्टिम है ना, वो मीडिया तक आता नहीं है, वो पुलिस तक पहुंचता नहीं है, उसको वहीं कहा जाता है कि आप यहीं सेटलमेंट कर लो, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो आगे जाएगा तो उसके पास इतना पावर, इतना पैसा, इतना नॉलेज, इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वही वाली बात फिर से आ जाती है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा उनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि उनको उससे फायदा नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो इस वजह से ये वो अननोटिस किए रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमको अपनी मानसिकताओं को बदलने की आवश्यकता है। और दूसरी जो मेरी पीड़ा है कि जब निर्भया का केस हुआ या कोई भी केस हुआ, तो वो केस हुआ उस वक्त तो बहुत चटकारे लेके हमारा पूरा समाज सुबह अखबार खोल के हम यूं देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो हम उसका आनंद ले रहे होते हैं। हमारी सिंपैथी नहीं है उसके साथ, संवेदना नहीं है, हमारा वो चटकारे लेने का जो वो होता है कि क्या हुआ उसमें देखते हैं। लेकिन उसके क्या कोर्ट ने क्या फैसले दिए उसके बारे में हमको किसी को पता नहीं चलता कि ये फलाना फलाना केस हुआ, वो 6 महीने आप 2 साल मीडिया हाइप में रहा, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला उस तक कोई नहीं पहुंचता। और अब मुझे लगता है कि स्त्रियां हमेशा से विषय रही थी, आज स्त्री विषय आज भी है, आज भी भोग की वस्तु है, आज भी अपना बदला लेने का एक जरिया है। वो सामंतवादी काल से, उससे भी पहले से चले आ रहा है और अभी भी चल रहा है। थोड़ा से रूप बदल गए हैं, थोड़े से रूप बदल गए हैं। अब किसी औरत को ऐसे गहने जेवर से कोई नहीं बुलाता, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप क्या यहाँ कर रहे हो, आपको तो वहां होना चाहिए था। तो अब इस तरीके से बहला के उसको कुल मिला के शोषण होना है। लेकिन ये निर्भर करता है कि हम अपना कितना शोषण होने देना चाहते हैं। और ये सीख मिलती है कि जब हम अपनी बेटियों को सही गलत सोचना बताएं। और एक बात ये थी कि टीका टिप्पणी करना, वस्त्र ऐसा पहनो, कपड़े वैसे पहनो, तो मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पे किसी को आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने निर्भया के लिए तो ये बोला गया कि रात को अकेली क्या कर रही थी, लेकिन जो 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है या 6 महीने की बच्ची के साथ जो बर्बर जघन्य जो यूं घर से बाहर भी निकल गया, अरे तो वो तो बच्चा है, वो तो रात को भी नहीं निकला, उसने तो कोई ऐसे कपड़े भी नहीं पहने, वो तो पोतड़े में है। बिल्कुल। तब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो मानसिक रूप से एक बीमार होते हैं। आपकी कविताओं में युद्ध हो, उन्माद हो, हिंसा हो, उसका वैसे सामान्य आदमी कोई भी हो व्यक्ति वो पसंद भी नहीं करेगा, नहीं कोई नहीं चीजों को जी। तो क्या कारण है कोई भी देश का जो आम आदमी है, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में भाग दौड़ कर रहा है, वो ना हिंसा चाहता है ना युद्ध चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या कारण है कि सत्ताएं ना पहले कभी युद्ध के उन्माद से परेशान हुई थी ना आज हुई है जी। आपने कहा कि जो एक है ना काम आसी, त्यार करो बल्लम मथुरा कुत्ता, और इसमें आपका यही है कि जब आपका धर्म खतरे में होगा तब काम आएंगी, जब आपका देश खतरे में होगा तब काम आएंगे। लेकिन हम देखते हैं खतरे में कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान खतरे में। असल में जब मैंने ये कविता लिखी कि तैयार कर लो बल्लम गुप्ती काम आसी, तो ये मुझे लगता है कि जो सत्ताएं हैं वो आम इंसान को, अपनी प्रजा को भय में रखना चाहती है ताकि उनके ऊपर प्रश्न ना हो और भयभीत होकर उनके हथियारों में काम रहे कि आपकी चींटी भी मर जाएगी तो हम उसका बदला ले लेंगे। तो ये इनके सत्ता में बना रहना उनका उद्देश्य होता है। और उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि व्यक्ति को डरा के रखो आप हमेशा, नहीं तो सवाल करेगा। हाँ, जो क्योंकि भयभीत रहेगा तो अपनी जान के लिए बचा रहेगा, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, वो प्रश्न नहीं करेगा। तो जो समाज प्रश्न नहीं करेगा तो वहां जो आप जो मर्जी जो नियम चलाओ, जो कानून चलाओ, जो जैसे चलाओ वैसे संसार चलता है।
डरती तो सत्ताएं भी है, वो सवालों से डरते हैं। वो सवालों से डरते हैं और उनको पता है कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भीड़ की साइकी की तरह काम करते हैं। तो उनको भीड़ और भेड़ बना के रखो तो उनको टोरा जाना आसान होता है। तो इसलिए ये, चाहे हम मजहब के नाम पे, धर्म को तो हम बहुत ही गलत तरीके से डिफाइन करते हैं, मैं आपको कह दूं। मजहब के नाम पे लड़ाएंगे हम, उनको उनकी जातियों के नाम पे लड़ाएंगे हम, उनको उनके वर्ग के नाम पे लड़ाएंगे, ताकि हमारी कुर्सियां जो है वो सीधी रहना चाहिए। बिल्कुल। जब बात हिंसा की आती है तो दुनिया को बचाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग या फिर एकमात्र मान सकते हैं जो बचता है, प्रेम बचता जी। और आपकी कविताओं में प्रेम, चाहे मनुष्य के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, या फिर प्रेम में भी लगभग ये होता है कि जब आपकी कविता है प्रेम थारो प्रेम मारो कदोयो, लगभग यही होता है कि मैंने ज्यादा प्रेम किया या उसने कम किया, या फिर प्रेम को जीतने की भी बात होती है। ये जी। शायद प्रेम परिभाषा में तो बांधा नहीं जा सकता, मतलब है नहीं। और शायद प्रेम कोई कम ज्यादा होने वाली भी चीज नहीं है नहीं। कि एक व्यक्ति से कर लिया तो बाकी बचेगा नहीं, किसी और को नहीं कर सकते। शायद मनुष्य के अंदर प्रेम जो है वो अथाह है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उसके पास है, प्रेम है। तो ये जो चीज समाज में जब स्त्री पुरुष का सवाल आता है तो सबसे पहले प्रेम बहुत जुड़ता है। समाज प्रेम कर तो लोगे, पर समाज प्रेम को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ प्रेम की बात करता है जी। और आपकी कविताएं प्रेम करना सिखाती हैं। तो कैसे करोगे जब समाज स्वीकार नहीं कर रहा, तो कैसे किया, कैसे जाए? जी। जिस कविता का आपने जिक्र किया उसमें बहुत छोटा, बहुत साधारण सा प्रश्न है कि लोग कहते हैं, जो आपने कहा प्रेम मैंने ज्यादा किया तुमने कम किया, तेरा है मेरा है। तो प्रेम कोई वस्तु तो है नहीं कि आप उसको तोल लोगे, ये तो भाव है। और प्रेम कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि एक बार होगा तो खत्म हो जाएगा, वो तो अथाह है, अनंत है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कवियों ने, लेखकों ने, और खास तौर से हमारी हिंदी फिल्मों ने बड़ा उसको, प्रेम को ना एक ऐसे फ्रेम में यूं बर्फ की घोड़ी की तरह डाल दिया कि प्रेम का मतलब बस मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तू मुझे मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे मेरे बच्चों को भी कहती हूँ, मेरे एक दो मित्रों को मैंने कहा कि प्रेम, चाहना, है ना, और पसंद करना, ये तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जिस प्रेम की हम जो समाज में बात करते हैं वो चाहना होता है, दैहिक चाहना होता है। मुझे आपसे प्रेम है तभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें चाहना नहीं है। जहाँ चाह का भाव आता है, जब हम स्त्री पुरुष की बात करते हैं, वहां दैहिक आधिपत्य की बात होती है, और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है कि हमने प्रेम को कहाँ पे कहाँ डाल दिया। तो प्रेम एक बार मैंने कम किया, तुमने ज्यादा किया, तुम नहीं करती है, मैं तेरे को ज्यादा करता, या फिर प्रेम को रिश्तों में डालना, नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही, मुझे लगता है कि प्रेम स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र ही रहना चाहिए। और किसी से भी हो सकता है, किसी को किसी से हो सकता है, नहीं देखा उससे भी प्रेम हो जाता है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि जब मैंने किसी को, मान लो मुझे मैं बाग में गई, गुलाब भी है वहाँ पे, कमल भी है, और वहाँ पे दूसरे और फूल भी हैं, मुझे गुलाब बहुत पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मुझे कमल पसंद नहीं आ रहा है या चमेली वहाँ पे सुंदर नहीं है। तो प्रेम भी एक ऐसी चीज है कि आपको मन को जो अच्छा लगे, या फिल्मी तरीके से भी कह सकते हैं, तो उसके प्रति हो जाता है, वो खत्म होता नहीं है। और मैं बहुत मुझे बड़ी ऐसे मुझे बड़ा हमेशा ऐसे लगता है कि हम जो मनुष्य हैं ना, जो हमने पढ़ लिख लिया, हम बड़े ड्रामेबाज लोग हैं, ड्रामेबाज ऐसे हैं। और मनुष्य की साइकोलॉजी भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि हमको जो चीज़ नहीं मिलती ना, हमको सदैव वो आकर्षित करती है। बिल्कुल, वो आकर्षित करती है। और दूसरा, प्रेम को हमने जैसे एक फ्रेम में डाल दिया तो हमको बड़ा ऐसे लगता है कि अच्छा ऐसे प्रेम करते हैं, लैला मजनू वाला प्रेम, हीर रांझा वाला प्रेम, ढोला मारू वाला प्रेम, से हाँ, चारों तरफ से भर दिया। और हमेशा मैं फिर से कहती हूँ कि जिस चीज के लिए मना किया जाएगा, मनुष्य का स्वभाव है कि वो उसकी तरफ प्रेरित होगा, वो उसकी तरफ जाएगा। पहले दुल्हन आती थी घर में घूंघट में तो मुंह दिखाई का ट्रेंड था, बिननी देखने दौड़ते थे। और आजकल बिना घूंघट के आती तो किसी को कोई मतलब नहीं है बिननी देखने जाना। तो मतलब क्या हुआ कि जो चीज पर्दे में है, जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उसकी तरफ मनुष्य का स्वभाव आकर्षित हो जाएगा। तो ये वाली बात है। और मनुष्य का मन ये होता है कि हमें हमेशा पीड़ा आकर्षित करती है।
दर्द हमको हमेशा आकर्षित करता है। जो प्रेम है, खुशी है, वो क्षणिक रहते हैं हमारे जीवन में। जो दर्द है वो स्थायी भाव की तरह रहता है। तो इसीलिए हमने प्रेम को दर्द के साथ जोड़ा हुआ है और फिर तेरा मेरा इसका उसका कर दिया। लेकिन प्रेम तो आपको है, मुझको है, मुझे बिटिया से है भाई। सिर्फ इंसान का इंसान से नहीं, प्रकृति से है, जीव से है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बिल्कुल, ऊंट, बिल्कुल। भेड़, बकरी जो भी पालते हैं सबसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल। और जो प्रेम समाज में वर्ज्य है वो एक शरीर का दैहिक खांचे की बात है वो सिर्फ। बिल्कुल। राजस्थान, कहीं भी स्त्री, आप का नाम जब आता है राजस्थान में, वो भी स्त्री लेखन में, तो जो कविताएं वास्तव में जो विषय उठाने चाहिए वो आप उठाती हैं जी। जो आप युवा कवयित्री हैं, मैं आपको बूढ़ा नहीं बता रही, लेकिन फिर भी जो लिखने की कोशिश में हैं अब जी। और शुरुआत की कविताएं हो, कहानियां हो, कविताएं लगभग प्रतिक्रिया स्वरूप होती हैं, कविताएं बिल्कुल रिएक्शन। लेकिन विषय तो वो प्रतिक्रिया में भी अच्छा उठा सकती हैं। जी। तो आप उनके लिए दो बातें बोल। बहुत सिंपल। एक तो बात उसी के अंदर थी कि हम इतने स्टीरियोटाइप बड़े किए गई जनरेशन हैं और आजकल के बच्चे भी उसी स्टीरियोटाइप से बड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है या रील्स है, इंस्टाग्राम की या टिकटॉक है, तो वहाँ पे भी वो प्रेम और लड़की को ऐसे हाईफाई दिखाना और लड़के को उसके पीछे पीछे जाना, ये उस स्टीरियोटाइप मानसिकता से बड़े हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि स्वतंत्र होके जब सीखेंगे ना, वो सीखे का दूसरा पहलू देखने का जब हम बच्चों को सिखा देंगे ना, तब वो नए विषय लाएंगे, नए तरीके से कविता करेंगे, अपनी बात को नए तरीके से कहेंगे। और जो नए बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, ये बात तो है कि क्या वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये बिल्कुल झूठी सी बात है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो प्रेम नहीं था मेरे पास। मुझे ये चीज़ें जो समाज में विसंगतियाँ थी तो वो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। मेरी दादी, हालांकि उन्होंने सब स्वतंत्रता दी, पर वो जिस तरीके से बड़े हुए थे तो वो उनकी गलती भी नहीं थी। नहीं, तो उनका दायरा जो था, हाँ, वो इसलिए मैं उनको गलत नहीं कहती। तो मुझे वो चीज़ें खलती थी। या उस वक्त ये आतंकवाद शुरू हुआ था तो मुझे लगता था कि आप कैसे निर्दोष लोगों को मार सकते हो। बिल्कुल। तो वो बेबसी मुझे महसूस होती थी, चाहे वो वो अमृतसर वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, या कश्मीर में या आसाम के, तो मेरे को वो चीज़ें बड़ा ऐसे बहुत परेशान करती थी। तो मेरी कविताओं में हमेशा वो विषय थे कि केसर की क्यारी का रंग लाल हो गया, है ना, आओ ह को म से मिलाएं, हम हो जाएं। तो मैं इस तरीके की कविताएं लिखती थी। क्योंकि उसका कारण था कि मेरी मम्मी ने मुझे इस तरीके से बड़ा किया। तो नए बच्चे जो लिख रहे हैं, तो जितना आप अपने दिमाग को खोले हुए, जितना आप अपने बड़ों को सुनेंगे, जितना आप अच्छा लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो आपका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, अंतस की दीट है, वो खुलेगी। और खुलेगी तो निस्संदेह आप बहुत अच्छा लिखेंगे। बिल्कुल। और आजकल के बच्चों के पास विषय बहुत सारे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन पहले ये बातें हमको माननी पड़ेगी कृष्णा जी की, पहले हम स्व को लिखेंगे, हम अपने दुख तकलीफ, अपनी पीड़ाएं लिखेंगे। जब उसका विवेचन हो जाएगा तब हम अपने घर, परिवार, समाज, गांव, शहर और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आएंगे। लेकिन अब ये यात्रा जो है स्व से लेके बाहर तक की, वो कौन कितनी स्पीड से तय करता है उस पर निर्भर करता है। दूसरा ये है, जो सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोगों को बहुत जल्दी फेमस होने की पड़ी हुई है ना, क्योंकि छपना आसान हो गया। थोड़े से पैसे आपने छपा दिए और फेसबुक पे डाल दिया और लोग वाह 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 करते हैं। और एक ट्रेंड हो रहा है कि अपनी फोटो के साथ अपनी कविता की रचनाएं डाल दो, इधर उधर से उचका के उधर उधर कर दो। उनको भी मालूम है कि सिंसियरली कोई नहीं पढ़ रहा गंभीरता से, वो झूठे जो लाइक्स आ रहे हैं, अंगूठे आ रहे हैं, उस वाह वाह में मोहित होकर वो स्वाध्याय करना भूल रहे हैं, वो लिखना भूल रहे हैं। मैं सबको कहती हूँ कि आप अपने लिखे को लिखो, छोड़ दो, फिर लिखो, फिर छोड़ दो, फिर लिखो। तब जब आप अपनी एक रचना को 3 या 4 या 6 बार रीराइट करते हैं तो उसमें कसावट आएगी और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अपने आप निकलती जाएंगी। लेकिन हो ये रहा है कि हम सीधा ही फेसबुक पे टाइप कर रहे हैं, हम सीधा इंस्टाग्राम पे टाइप कर रहे हैं, वहां जो जा रहा है वो जा रहा है, बिल्कुल धड़ाछंड जावे, और फिर उसमें मुग्ध हो जाते हैं और फिर वो वाहवाहियां मिलती है। आपको नहीं मालूम आपको सच में किसने पढ़ा। तो बच्चों से मैं कहूँगी कि प्लीज थोड़ा रुको, ठहरो,
अपने लिखे हुए को जांचो, फेसबुक पे डालने की जल्दी मत करो, क्योंकि हमारे बीकानेर के बड़े लेखक हैं, उन्होंने कहा था लक्ष्मी नारायण जी रंगाने की, जो रचेगा वो बचेगा। ये किसी बड़े विद्वान की कोट थी। तो रचना है, बचना है तो रचना पड़ेगा। हम कर रहे हैं रिएक्शन, इवन अभी तक मैं अभी रिएक्टिव लिख रही हूँ, लेकिन वो रिएक्टिव तो कम से कम मौलिक होना चाहिए। नहीं, रिएक्टिव तो आएगा, क्योंकि हाँ। हम इस समाज में हैं जी। जैसे आपका बाकी कविताओं में तो नहीं, लेकिन जो हमने बात की कि जो हमारे बहुत ऐसे चरित्र हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ। जिनको दादी नानी की कहानियों हाँ, से, हाँ। तो वो तो आएगा, लेकिन जो विषय समाज से उठाए हैं वो तो नहीं होगा। आपकी किताब अंधारेरी उधारी ऋषाणु चांद जी। और वास्तव में ये जब आपकी प्रकाशित हुई थी तब पढ़ी मैंने, और उसके बाद में दोबारा पढ़ी तो दोबारा ये मुझे लगा कि नहीं, तब तो समझ में नहीं आ रही थी, अब आ रही है। और अब जब आपसे बात करनी थी फिर पढ़ी तो लगा नहीं, तब भी समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ में आ रही है। तो एक किताब जब आदमी को हर बार वो कुछ नया समझाती है, नए सवाल पैदा करती है, तो ये उसकी सफलता है, और ये आपकी किताब में काबिलियत है। और मैं जो आपके पाठक हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको कहूँगी कि ये किताब जरूर पढ़ें। राजस्थानी में इनकी कविता है, और जो लिखना सीखना चाहते हैं वो भी जरूर पढ़ें, क्योंकि इस एक कविता की पुस्तक के अंदर के जो विषय हैं उनकी जो विविधता है, अक्सर होता यही है कि किसी एक विमर्श पे लेके सब कुछ लगा दिया जाता है, और एक ट्रेंड होता है कि अब इसी लाइन की कविताएं आ रही हैं और वो 2-4 साल बाद में खत्म हो जाती हैं। जी। वो नहीं है इसमें। इसमें किसी एक लाइन की नहीं है, किसी एक विमर्श की नहीं है, या विमर्श के लिए लिखा हुआ भी नहीं है। ये एक स्वतः स्फूर्त सामाजिक जितनी भी विद्रुपताएं हैं उसके बहुत नजदीक से महसूस करने का परिणाम है। तो ये जरूर पढ़ें। जी, आपको इस किताब के लिए बहुत साधुवाद, और इस किताब के माध्यम से आपको जाना जा रहा है। शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें चलते चलते एक बात कहूंगी, इसमें एक कविता है ट्रैफिक हवलदार। बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है कि ये जीवन के जो चरित्र हैं, और ट्रैफिक हवलदार भी लड़की है। हाँ, वो लड़की जब वहाँ खड़ी है तो वो मैं उसको देख रही थी कि वो स्कार्फ लगा के खड़ी है, तो मैं सोची थी कि एक स्त्री जो है वो काम करने तो आ गई है, लेकिन अपने भीतर की स्निग्धता को बचाए रखने के उसके जो प्रयास हैं वो जारी है। और मैं ये मानती हूँ कि जब तक औरत की स्निग्धता बची रहेगी तब तक ये सृष्टि भी बची रहेगी। तो आपने मुझे बुलाया प्रयास संस्थान, और आपसे इतनी सुंदर बातचीत हुई। मुझे भी अपनी नई कविताएं कुछ अलग एंगल से समझ आई। आपसे बात करते हुए मुझे लगा अच्छा हाँ, ये भी बात है। तो एक लेखक के लिए बहुत गर्व का विषय है कि जब उसके पाठक या कोई आप जैसे विद्वान विदुषी बहन जब उससे बात करे तो उसके खुद के भी एंगल बहुत सारे खुलते हैं। प्रयास संस्थान का धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को, सभी को नमस्ते।